Good evening, all. It's my second case presentation on the disease cardiac myopathy with left ventricle hypertrophy. सबसे पहले गुरुजी को और अपने कुंदन सर को प्रणाम करके मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ और ऑनरेबल चेयरपर्सन से रिक्वेस्ट है कि मैं अपने केस को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। कमलेश दीदी प्रणाम, आपने मुझे सेकंड केस को प्रेजेंट करने की अनुमति दी। So it's my second case. Patient name is Amina R. Sheikh from Juhupara, Ahmedabad, गुजरात। पेशेंट की एज 83 है और एट द एज 83 कार्डियक मायोपैथी कवर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, वो भी न्यूरोथेरेपी से। तो ये अपने आप में एक बहुत मिराकल केस है जिसको कमलेश दीदी ने जज किया और उस चीज़ को डिसाइड किया कि ये केस प्रेजेंट होना चाहिए। इस केस में अभी भी कुछ रिकवरी होनी बाकी है, बट इस एज पे ये केस रिकवर इतना हो चुका है कि ये केस प्रेजेंट होने के लायक था, इसलिए ये केस यहाँ पे फाइनली पीपीटी मेरी सेकंड पीपीटी सेलेक्ट हुई। तो इस केस पे आते हैं। पेशेंट के कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री में हम आते हैं तो उसके पास हिस्ट्री में इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। पहले डॉक्टरों ने कैल्सिफिकेशन पे डिटेक्ट किया था। पेशेंट हाइपरटेंसिव था और इसकी बीपी 160/60 आती थी और विथ मेडिसिन आती थी। पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं थी, पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम था, पेशेंट को सफोकेशन भी होता था, कभी कभी वो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए तो उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता था। और सफोकेशन के साथ मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब मैंने पेशेंट को डायग्नोस किया तो पेशेंट के डायग्नोसिस में उसके जीभ पे बहुत सारे कट्स थे, उसके जीभ का कलर एकदम बिल्कुल पेल येलो जैसा था, जो कि ये डिटेक्ट करता है कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम कंप्लीटली भरी हुई थी। तो उसके नेल्स पिंक थे और स्टूल सेमी सॉलिड था, जो कि डिटेक्ट करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कब पूरी जो खाना खाया जाता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। पेशेंट की हिस्ट्री में हम आते हैं। पेशेंट को जब पेशेंट 10 साल की थी तब उसको हर्निया का सर्जरी हुआ था। पेशेंट डायबिटिक थी और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के साथ पेशेंट अभी कंट्रोल में था। लास्ट दिसंबर 2014 में पेशेंट को फूड पॉइजनिंग भी हुआ था। फूड पॉइजनिंग के साथ पेशेंट को अभी वो ग्लूकोमा की आई ड्रॉप यूज कर रही है और इस एज पे ग्लूकोमा भी है तो वो मेडिसिन प्रेफर कर रही है कि वो मेडिसिन से ही अपना काम करे, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पेशेंट को गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स की भी सर्जरी हो रखी है और पेशेंट को 2017 में हार्ट प्रॉब्लम की डायग्नोसिस हुई थी। डॉक्टरों ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, बट पेशेंट का डिसीजन था कि वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कराना चाहती थी क्योंकि पेशेंट को न्यूरोथेरेपी के बारे में पहले से पता था। उन्होंने मुझे अपने किसी नियरेस्ट के थ्रू मेरा रेफरेंस मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया और ये केस मैंने ऑनलाइन ही ट्रीट किया है, मैंने पेशेंट को टच नहीं किया है। पूरा थेरेपी मैंने पेशेंट को ऑन वीडियो कॉल थ्रू सिखाई है उनके अटेंडेंट को और उनके अटेंडेंट ने ही इस केस को ठीक किया है। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि कार्डियक मायोपैथी क्या है। Cardiac myopathy refers to disease the heart muscles that can lead to heart failure. When combined with stenosis, it often involves the narrowing of heart valves such as aortic stenosis. अगर किसी को कार्डियक मायोपैथी होती है तो हार्ट फेल होने के चांसेस भी बनते हैं। अगर उसके साथ स्टेनोसिस हो जाए तो आर्टरी श्रिंक कर जाती है, अकड़ जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इज द थिकनिंग ऑफ द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व, यानी कि हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व है वो अगर मतलब उसका इंटरनल जो हम सरकमफेरेंस देखेंगे तो वो कम हो जाता है, जिसके कारण हाई बीपी होती है। जस्ट लाइक दैट, अगर आप अपने गार्डन में पानी अगर डालोगे पौधे में, वो भी पाइप से, अगर पाइप का मुंह अगर हम आधा बंद कर दे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। दैट्स लाइक हमारे हार्ट में भी वही चीज होता। अगर इंटरनल सर्कमफेरेंस वाल्व का कम हो जाए तो उसमें भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दैट्स लाइक लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। इसकी इटियोलॉजी पे आते हैं। कार्डियक मायोपैथी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इस्केमिक होता है, हाइपरटेंसिव है, इन्फ्लामेटरी है, मेटाबॉलिक है, वेल्वुलर है। ये सारे कारण से कार्डियक मायोपैथी होती है। तो इन सारे कारण को आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट वे में थोड़ा लिखा है। अब इटियोलॉजी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मतलब ब्लड प्रेशर हाई है तो ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली है कि वो श्रिंक हो चुका है तो एरोटिक स्टेनोसिस होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके साथ हाइपरट्रोफिक कार्डियक मायोपैथी भी है, एथलेटिक हाइपरट्रोफी भी है और वेल्स डिजीज भी है। तो वेल्स डिजीज में लिखा हुआ है सर्च एज एरोटिक रिगर्जिटेशन और माइटल रिगर्जिटेशन। ये वर्ड जो है, इस वर्ड में होता है कि हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर से ब्लड अगर हमारे दूसरे चैम्बर में जाता है तो जो कैपेसिटी, सपोज अगर 50 ml की कैपेसिटी फिल्टर होती है, तो सेकंड चैम्बर से जब ब्लड थर्ड चैम्बर में 50 ml ट्रांसफर होता है तो वो
50 ml ट्रांसफर होने के बाद 10 ml 20 ml जब रिटर्न आता है, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड रिगर्जिटेशन। मेडिकल रिपोर्ट है पेशेंट की बिफोर ट्रीटमेंट। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल concentric left ventricle hypertrophy, degenerative changes in mitral and aortic valve, moderate aortic stenosis, जिसमें कि लिखा हुआ है aortic valve peak gradient 53 mm Hg, mid gradient 34 mg and travel mitral regurgitation, mild risk regurgitation लिखा हुआ है। और एक और है इसमें कि mitral valve prolapse जो कि ग्रेड 1 का है। ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में है कि पेशेंट को माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स ग्रेड 1 का है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव ही है। तो जब हमने इसकी ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट करने के बाद का जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट में कोई भी मॉडरेट एरोटिक स्टेनोसिस फाइंड आउट नहीं हुआ। पेशेंट का माइट्रल रिगर्जिटेशन था और ट्राइस्कप रिगर्जिटेशन अभी भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट बचा हुआ है और हम अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो होपफुली ये केस कंप्लीटली क्योर हो जाए। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन लिटिल बिट अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि पेशेंट ने मेरे को कॉल किया, उस समय पेशेंट की बीपी 200/110 थी और इस केस में उस समय मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट मेरे में मन में नहीं आया। मैंने उस समय सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को बोला कि गुरुजी के बुक में मैंने भी पढ़ी है कि हा और हु का कॉन्सेप्ट गुरुजी ने दिया था कि हम अपने मुंह से जो हा और हु की साउंड निकालते हैं उससे हमारे बॉडी का एसिड अल्कलाइन बैलेंस होता है। तो उस समय मैंने पेशेंट को हु की साउंड सिखाई थी कि लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से हु की साउंड जितना लंबा आप निकालेंगे तो बॉडी का अल्कलाइन रिड्यूस होगा, एल्कलाइन रिड्यूस होगा तो हाइपरटेंशन ऑब्वियसली डाउन होगा। मैंने वो कॉन्सेप्ट यूज किया तो वहां पे इमरजेंसी में वो चीजें बहुत काम आई और पेशेंट की बीपी 200/110 से गिरकर 160/90 तक आ गई थी और पेशेंट सेफ में था। तो बहुत छोटी सी चीज थी लेकिन ये चीज बहुत मार्केबल थी, मैंने आगे लिखा भी है, दिखाऊंगा। आफ्टर रिपोर्ट में ये भी है कि नो मेंशन ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस और एमवीपी जो कि ग्रेड 1 में था वो भी रिड्यूस हो चुका है और एमवीपी एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन आर अब्सेंट, यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं है पेशेंट का। तो ये हमारी पास्ट रिपोर्ट थी, आफ्टर रिपोर्ट जो हमने ट्रीटमेंट किया। अब पेशेंट की हिस्ट्री है जो मैंने ये दिया था, इसके ट्रीटमेंट पे हम आते हैं। इस ट्रीटमेंट का मैंने जो स्टार्टिंग किया था, क्योंकि मैंने पहले डिटेक्ट किया था कि पेशेंट की जीभ जो थी वो कर्ट्स के साथ पेल येलो थी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्सनली पहले डिसऑर्डर मैंने फाइंड आउट किया और मैंने वहां पे ओल्ड यूडीएफ यूज किया। और ओल्ड यूडीएफ में मैंने 10 राइट मेडुला को बॉक्स में रखा है, मतलब मैंने 10 राइट मेडुला यूज नहीं किया क्योंकि हाइपरटेंशन में हम कभी भी जीरो मेडुला यानी कि 10 20 30 नहीं यूज करते, बट मैंने 10 लेफ्ट यूज किया, राइट यूज नहीं किया क्योंकि राइट साइड से बॉडी कंसिस्ट क्लोज होती है, लेफ्ट साइड से बॉडी ओपन होती है, हम ऐसा मानते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड बॉडी एपिनेफ्रिन केमिकल बनाती है जो कि ओपन करने का काम करता है। और हमने यहाँ पे 2 pen into 6 दिया क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज अनवांटेड हो रही थी बॉडी के लिए, क्योंकि हाइपरटेंशन होना भी बॉडी के लिए अनवांटेड है, मैंने ये सोच कर दिया। क्वेडा इक्विना ट्रीटमेंट बॉडी के पेन को बैलेंस करने के लिए, और मल्टीविटामिन क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी डिफिशियंसी होती है, इसलिए हमने मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट यूज किया। और 1.11/6 बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन के साथ किया। इसके बाद कुछ 2 दिन तक हमने ये किया, उसके बाद हमने डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट दिया क्योंकि बॉडी में डीकैल्सिफिकेशन पहले वहाँ कैल्सिफिकेशन डिटेक्ट किया हुआ था, उसको हमने तोड़ने के लिए डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट दिया जो कि अपना 4 पैरा का ट्रीटमेंट है। लास्ट में 10 ADR है, मैं बताऊं 4 पैरा 8 PEN 7 liver 10 ADR हमने डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट दिया। और डीकैल्सिफिकेशन देने के बाद किडनी क्लियर ट्रीटमेंट दिया क्योंकि जब भी हम कैल्सिफिकेशन को रिड्यूस करेंगे तो बॉडी का आउटपुट वो वेस्ट निकलेगा तो उसे किडनी के थ्रू फिल्टर करके बाहर निकालेंगे। मैंने इस कॉन्सेप्ट के साथ किडनी क्लियर ट्रीटमेंट भी यूज किया था 3 वाला। और उसके बाद फिर हमने 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन पी हैप्रीन 1 पॉइंट लीवर नॉर्मल एज नॉर्मल ट्वाइस अ डे दिया था क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीटली ठीक करना था। उसके बाद माइल्ड न्यूट्रल ट्रीटमेंट हमने इवनिंग में दिया क्योंकि दिन भर पेशेंट अगर काम करके थक भी जाता है तो शाम में उसकी बॉडी की होम्योस्टेटिस को एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल ये सोचकर यूज किया। माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट हमने उस समय दिया जब पेशेंट को बफरिंग होती थी, समटाइम्स पेशेंट खाना खाता तो एसिडिटी बनने के चांसेस होते थे, उस समय हमने पेशेंट को माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट दिया था ताकि उसकी एसिडिटी कम हो जाए। और इसके बाद फिर यहाँ के बाद हमने कुछ समय ट्रीटमेंट देने के बाद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट यूज किया क्योंकि ऑक्सीजन अल्कली को बढ़ाता है। जब यहाँ पे पेशेंट की एसिड बननी शुरू हो गई थी, बफरिंग होना शुरू हुआ था, तो उसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन यूज किया ताकि यहाँ पे हम बॉडी की एसिड अल्कलाइन को मेंटेन कर पाए।
फिर ट्रीटमेंट हमने कंटिन्यू यूज़ किया था 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद फिर अभी कोई पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और इस दौरान पेशेंट ने अपनी फैमिली में 2 मैरिज भी अटेंड की। 2 मैरिज अटेंड करने के बाद, जैसे हमारे यहाँ भी इस फंक्शन में गैदरिंग है, इससे भी काफ़ी गैदरिंग हुई थी उसके मैरिज में, तो भी पेशेंट को किसी तरह का कोई सफोकेशन फील नहीं हुआ था। पेशेंट कंफर्ट थी, उसने बहुत अच्छे से मैरिज भी अटेंड किया था। पेशेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पे आते हैं। बिफोर ट्रीटमेंट पेशेंट को बफरिंग होती थी, आफ्टर ट्रीटमेंट बफरिंग नहीं हुई। पेशेंट का फेस जो था वो काफ़ी एक्टिव नहीं था, वो बहुत मुरझाया हुआ जैसा दिख रहा था। आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट बहुत ही हैप्पी है, उसने अपना फीडबैक भी मेरे लिए दिया है। आप आगे के स्लाइड में उसे देखेंगे। पेशेंट को स्लोली यूरिन पास होता था, और स्लोली यूरिन पास होने के लिए भी वो चीज़ था कि वो ऑब्स्ट्रिकल कहीं ना कहीं हमारे यूरिन के ट्रैक में ऑब्स्ट्रिकल आ जाएगा तो यूरिन कम पास होगा, इसलिए हमने 2 पेन इंटू 6 भी यूज किया था, ताकि वो भी हमारा डिस्कम्फर्ट दूर हो जाए। और वो भी डिस्कम्फर्ट दूर हुआ, पेशेंट की यूरिन नॉर्मल आई, ब्रीथिंग भी नॉर्मल हुआ, डीकैल्सिफिकेशन सारा खत्म हो गया। तो मैंने लॉजिक भी आपको ऑलरेडी बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पिक ले सकते हो। ये हमारे न्यूरोथेरेपी के लॉजिक है, मैंने किस लॉजिक से किस चीज़ को यूज़ किया था। डूज और डोंट्स। डूज में आप एक चीज़ खास तौर पे नोटिस करेंगे कि मैंने पेशेंट को जिंजर यूज करने के लिए दिया था। च्यू जिंजर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, च्यू जिंजर वाइल फील हाइपरटेंशन। जब पेशेंट को हाइपरटेंशन फील होता था तो हु के कॉन्सेप्ट के ट्रीटमेंट के साथ मैंने पेशेंट को जिंजर यूज कराया था, क्योंकि जिंजर में ऐसे केमिकल होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं, और वो हमारे ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करते हैं ताकि हाइपरटेंशन कम हो। और हु के कॉन्सेप्ट के साथ जिंजर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि उस इमरजेंसी कंडीशन में भी वो बहुत ही अच्छे वे से रिकवर हुई थी। और मैंने उसको राइट मेडुला नहीं दिया था, और वो मैंने लिखा भी है। किसी टाइप का मैंने उसको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया, और हु के जगह मैंने हा का कॉन्सेप्ट भी मना किया था। मैंने दोनों चीज सिखा रखी थी एसिड अल्कलाइन के थ्रू, तो मैंने हा का कॉन्सेप्ट भी उसे मना किया था। तो ये माँ और बेटी की जोड़ी है, जिन्होंने बेटी ने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से अपनी माँ को ठीक किया। तो यहाँ पे पेशेंट की आइडेंटिटी मैंने ब्लर रखी है, क्योंकि पेशेंट की चाहत थी कि उसकी आइडेंटिटी शो नहीं की जाए। और ये पेशेंट ने पर्सनली मेरे लिए फीडबैक लिख कर दिया था। ये पेशेंट का वीडियो है, आप देख सकते हो। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अनीस है। मैं अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ। ये मेरी मदर है, इनका नाम अमीना है। ये 83 इयर्स की है। इन्हें कार्डियक प्रॉब्लम हो गया था। इन्हें कार्डियक मायोपैथी विथ स्टेनोसिस और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी था, और इनकी बीपी भी काफ़ी बढ़ी हुई रहती थी। हमने एलोपैथी काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं दिखा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और बाद में हमें बताया गया कि इन्हें इनके वाल्वों में भी, हार्ट के वाल्वों में कैल्सिफिकेशन हो गया है। और इसके बाद हमने न्यूरोपैथी की तरफ मूव किया। इसके बाद हमको विवेक सर के बारे में पता चला, न्यूरोपैथिस्ट विवेक। जब मैंने उनको कॉल करके बताया तो उन्होंने बोला कि यस, ये ठीक हो सकता है। अब ये ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी बात ये है कि आप घर बैठे बिना दवाई के ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो शुरुआत में थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने पर हमें उम्मीद बढ़ गई, और जैसे जैसे विवेक सर बताते गए हम वैसे वैसे ट्रीटमेंट देते गए। और 3 महीने की ट्रीटमेंट में मेरी मदर को 70% से भी ज़्यादा रिलीफ हो गया था। थोड़ी बहुत तकलीफें हैं, और वो भी कुछ महीनों में हमें उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। अंत में यही कहना चाहूँगी कि विवेक सर, आगे अगर आपको भी कोई तकलीफ है तो आप विवेक सर से कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान घर बैठे बिना दवाई के कर सकते हैं। और विवेक सर काफ़ी कोऑपरेटिव पर्सन हैं। विवेक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूरोपैथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।